अंग्रेजन बहुओं से भरा ससुराल। सावित्री बहन, तुम्हारी अंग्रेजन बहुओं ने खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही समय नहीं लगा दिया। लगता है आज होटल फेल करके ही रहेंगी। हाँ। अरे शीला बहन, समय तो लगेगा ना। मेरी अंग्रेजन बहुएं जरा हटकर हैं। उनका तो रसोई में बड़ा मन लगता है और खाना बनाने के मामले में तो एकदम पक्का हाथ है उनका। अरे अब तो आज तरह तरह का तड़का लगा खाने का स्वाद चखने को मिलेगा। आखिरकार एक दो थोड़ी बल्कि 10-10 अंग्रेजन बहुरानियों से भरा पूरा ससुराल है तुम्हारा। पड़ोसन अम्बा की बात सुनकर सावित्री जबरदस्ती की मुस्कुराहट देती है। उसकी एक नजर रसोई में खाना बना रही अंग्रेजन बहू पर लगी थी। हे भगवान, कहीं मुझको मेरी अंग्रेजन बहुओं की शेखी बघारना भारी ना पड़ जाए, वरना इन नास पीटी पड़ोसन के सामने तो आज मेरी नाक कटना तय है। अगले ही दिन रसोई के अंदर से सावित्री की अंग्रेजन बहुएं खाना ला कर रखती हैं और लारा कहती है, The food is done, आंटी जी, खाकर बताइए, how is the taste? अरे वाह, क्या बात है, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे वाह, क्या बढ़िया मटर पुलाव बनाया है, और ये दाल तो देखने में कितनी दमदार लग रही है। अरे अम्बा, तू भी ले ले। अरे खुशबू तो मेरे नाक तक पहुंच रही है, मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है, मेरी भी प्लेट भर दे। दोनों पड़ोसन खुशी खुशी खाने पर टूट पड़ती हैं और जैसे ही खाना चखती हैं तो गुस्से से झल्ला जाती हैं। तौबा तौबा तौबा, राम राम राम, सत्यानाश हो तेरी अंग्रेजन बहुओं का। सावित्री, हम तो सात्विक दाल चावल समझकर खा रही थी, इन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अरे बेड़ा गर्क हो तुम सबका, अब तो गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी, चल यहाँ से। दोनों पड़ोसन तिल मिलाकर चली जाती हैं, जिससे सास का पारा चढ़ जाता है। कर दिया इज्जत का फालूदा तुम सब ने, मेरे ही कर्म फूटे थे। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सी भूल चूक की थी मैंने, जो तुम जैसी अंग्रेजन बहू से भगवान ने मेरा घर भर दिया। मैं कोसती हूँ उस दिन को जब तुम सबके कदम मेरे घर में पड़े। आखिरकार 10 अंग्रेजन बहुएं कौन से काम में असफल हो गईं, जिसके बदले सावित्री अपनी 10 बहुओं पर दाना पानी लेकर चढ़ी हुई है। और इतनी अंग्रेजन बहुएं कहां से आईं, आइए पिछली कहानी से देखते हैं। जहां सुबह सुबह सावित्री कमर पकड़े घर के आगे झाड़ू लगा रही होती है। हाय दैया, इस कमर के दर्द ने तो बड़ा दुखी करके रख दिया है। जरा सा झुककर झाड़ू लगाना भी दूभर हो गया है। तभी पड़ोसन अम्बा थाल भर कर लड्डू लेकर उसके पास आकर तंज कसती है। अरे अरे अरे, जरा संभल कर सावित्री बहन, कहीं कमर में मोच ना आ जाए। आ गई कल मुही सवेरे सवेरे मेरे अंगने में। अरे अम्बा बहन, आओ आओ। ये लो सावित्री, मोतीचूर के लड्डू खाओ, एकदम शुद्ध देसी घी में बनवाया, खास तुम्हारे लिए। हाँ, मगर ये तो बताओ लड्डू किस खुशी में बांट रही हो? लो जी, सारे मोहल्ले में हल्ला है, मेरी पड़ोसन कोई खबर नहीं। मेरा बेटा बहू ले आया, मैं सास बन गई। तुम कब करोगी अपने 10 बेटों की शादी? सोच रही हूँ इस बार 10 की विदेश से लौटते ही लड़की देखकर शादी रचा दूंगी। जरा जल्दी करना, वरना कहीं ऐसा ना हो तुम सोचती रह जाओ तुम्हारे बेटे अंग्रेजन बहू ले आए। ऐसा बोलकर पड़ोसन अम्बा चली जाती है। एक हफ्ते बाद सावित्री के बेटे लंदन से अपनी अंग्रेजन पत्नियों कियारा, अलीशा, रीटा, लिली, जैस, लारा, मैरी, लीजा, एमिली, नोरा के साथ लौटते हैं। वाह, मेरे सब सपूतों, बहुत खूब। अपनी मन मर्जी से 7 समंदर पार से ले आए चुनकर फिरंगी बहुएं। अपनी माँ पर भरोसा नहीं था? माँ, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। हाँ माँ, हमारी अंग्रेजन पत्नियों को हिंदी भाषा आती है। वाह वाह वाह, मेरे सपूतों, बहुत खूब। मेरी अंग्रेजन बहू ने तुम सबको जोरू का गुलाम बना ही डाला। सावित्री को गुस्से में देखकर अंग्रेजन नोरा कहती है, एब्सोल्युटली नॉट सासू मॉम, आई नो आप हमसे गुस्सा हैं। हम अंग्रेजन हैं बट दिल से हिंदुस्तानी हैं। बस ये 4 अक्षर अंग्रेजी के झाड़ने से संसार नहीं बसता। बट हम आपको आपका दिल जीतने का एक मौका तो दीजिए प्लीज। माँ, ने एक मौका दे दीजिए हमारे लिए। सावित्री आरती की ताली लाकर दरवाजे पर खड़ी अंग्रेजन बहुओं का गृह प्रवेश कराती है और 10 को कमरे में भेजकर खुद दुखद मन से घर के मंदिर में आती है। हे प्रभु, बरसों से एक ही इच्छा थी मेरी कि मेरे घर में ऐसी बहुएं आए जो लक्ष्मी की तरह मेरे घर आंगन को महकाएं, मगर आपने मेरे घर आंगन को अंग्रेजन बहू से भर दिया। यह क्या ही भारतीय संस्कृति रीति रिवाज को निभाएंगी। टूटे मन से सावित्री देर रात सोने चली जाती है। तभी तड़के सुबह सूरज की किरण फूटने के साथ उसे मंदिर से घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। इतने तड़के सुबह मंदिर की घंटी कौन बजा रहा है? सावित्री जैसे ही घर के मंदिर में आती है तो देखती है कि उसकी अंग्रेजन बहुएं सर पर घूंघट ओढ़े पूजा पाठ में लीन होती हैं। 2 बहू लारा, कियारा
भजन गा रही थी, रीटा आरती कर रही थी और कुछ बहू शंख बजा रही थी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। चरण स्पर्श सासू मां आटे लीजिए। अपनी अंग्रेजन बहू में संस्कारी बहू की छवि देखकर सावित्री खुशी के मारे फूले नहीं समाती। सदा सुहागन रहो बहुओं, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि तुम लोगों को लंदन में रहकर भी इतनी शुद्ध हिंदी आती होगी। सासू माँ, माना कि हम लंदन से हैं, बट हमें इंडियन कल्चर पसंद है। ए जुग जुग जीती रहो बहुओं। तभी सावित्री का ध्यान अपनी अंग्रेजन बहुओं की सूनी मांग देखती है, जहां सावित्री अपनी 10 बहुओं की मांग में सिंदूर लगा देती है। ओ शिट, सासू माँ, आपने ये रेड कलर ज्यादा लगा दिया। जसलीन बहू, इसे सिंदूर कहते हैं। सुहागन औरतों के लिए इसका बड़ा महत्व होता है। मान्यता है कि औरत की मांग में सिंदूर जितना लंबा होता है, पति की उम्र उतनी लंबी होती है। ऐसे क्या सासू माँ, फिर तो हम रोज ये सिंदूर लगाएंगी। और इस तरह सावित्री अपनी अंग्रेजन बहुओं से भरे ससुराल में घुल मिल जाती है। मगर 2-4 दिनों में ही ये खबर पड़ोसनों तक पहुंच जाती है। फिर एक दिन शीला अम्बा बिना बताए सावित्री के घर धमक पड़ती हैं। अरे सावित्री, तुम तो बड़ी ही छुपी रुस्तम निकली। अकेले अकेले अपनी अंग्रेजन बहुओं से भरे पूरे ससुराल में सुखी से रह रही हो। कहाँ है तुम्हारी बहुएं, हम मिलने आई है। हे प्रभु, इस बात को पर्दे में रखने के बावजूद भी न पड़ोसन को भनक कैसे पड़ गई। अरे भाई, दिखा भी दो अपनी बहुओं को, ऐसी भी क्या हूर की परी हैं। अरे क्यों नहीं, बहुओं जरा यहाँ तो आना। 10 अंग्रेजन बहुएं उस वक्त वेस्टर्न कपड़े में होती हैं। कियारा कहती है, ओह शिट, लगता है कोई हमसे मिलने आया है। हम तो शॉर्ट्स में हैं और हमारे पति भी नहीं है जो साड़ी पहनने में हेल्प कर दे। इतने में सावित्री फिर से आवाज लगाती है, अरे बहू कहाँ रह गई, आ भी जाओ। जी ससु माँ, आई। ना चाहते हुए भी अंग्रेजन बहुएं एक साथ छोटे कपड़े में निकल आती हैं। उनका गोरा चिट्टा रंग रूप, तीखा नैन नक्श देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह वाह सावित्री, तुम्हारी अंग्रेजन बहुएं तो गोरी मेम है। अरे गोरे रंग रूप का क्या अचार डालना है, खाना वाना बनाना आता है इन्हें या नहीं। ऑफ कोर्स आंटी जी, हम 10 बहुत ही डिलीशियस खाना बनाती हैं कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हाँ तो जुट जाओ खाना बनाने में, हम भी तो देखे कितनी गुणवान हो तुम। शीला की फरमाइश पर 10 अंग्रेजन बहुएं एक दूसरे की शक्ल देखते हुए स्माइल पास करती हैं और किचन में आ जाती हैं। What can we do? हमें तो इंडियन कल्चर का खाना बनाना ही नहीं आता, क्या बनाकर खिलाएंगी? Don't worry, हमें जो कुकिंग करना आता है वही बना लेते हैं। अब सबकी सब मिलजुल कर वेस्टर्न कल्चर का खाना बनाती हैं, जैसे कि चिकन सूप, चावल वगैरह। वहीं पड़ोसन बेसब्री से इंतजार में बैठी थी। थोड़ी देर बाद सब नॉन वेजिटेरियन खाना परोसती हैं, जिस पर बवाल मच जाता है, जहां सब आंखों में आंसू लिए अपनी सफाई पेश करती हैं। ट्रस्ट मी सासू मॉम, हम तो बस अपनी तरफ से अच्छा करना चाहती थी। हमारा किसी को हर्ट करने का, आई मीन टू से दिल दुखने का इरादा नहीं था। अंग्रेजन बहुओं की बातों को तोल मोल कर अंत में सावित्री की नजर में अपनी अंग्रेजन बहू के प्रयास का पलड़ा भारी नजर आता है। मुझे क्षमा कर दो बहुओं, मुझे तुम सबका हाथ बंटवाना चाहिए था क्योंकि तुम्हें भारतीय व्यंजन बनाना नहीं आता है। आखिर में सावित्री बड़े ही प्यार से अपनी अंग्रेजन बहुओं को भारतीय तौर तरीके, पकवान, व्यंजन बनाना सिखाती और अंग्रेजन बहू से भरे ससुराल में सावित्री की खुशी खुशी बीतने लगती है। नेहा, आज तो बहुत खुश होगी, आखिर तेरी शादी जो होने वाली है। मुझसे ज्यादा खुश तो तू होगी, आखिर तेरी लव मैरिज जो होने वाली है। तुझे तो पहले से सब पता होगा और तेरा पति भी तेरा साथ देगा हमेशा। ये सब तो बस बोलने वाली बात है। मुझे तो लगता है अरेंज मैरिज ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अरेंज मैरिज फैमिली के साथ साथ लड़के और लड़की सबकी मर्जी से होती है, पर लव मैरिज में सिर्फ लड़का लड़की एक दूसरे के पसंद होते हैं। शादी के बाद तो मैं ये सोच रही हूँ कि अपने ससुराल वालों को खुश कैसे रखूंगी, पर एक बात की खुशी भी है कि मेरा पति मेरे साथ रहेगा। नेहा और पूजा दोनों ही बचपन की दोस्त थीं और दोनों की ही शादी एक साथ होने वाली थी। जहां पूजा की शादी लव मैरिज थी तो वहीं नेहा की शादी अरेंज। इसी तरह समय गुजरता है और दोनों ही दोस्त की शादी हो जाती है। आओ आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी हो।
सुनिए जी, लगता है बहू रानी बहुत थक गई है। अब हमें बहू रानी को थोड़ा आराम करने देना चाहिए। क्या बात है माँ पापा, बहू के आते ही बेटे को भूल गए। मेरी भी शादी हुई है, मैं भी थक गया हूँ, कोई मुझे भी बोले आराम करने को। जानते हैं बेटा, पर तू तो कल सुबह लेट तक सोता रहेगा। पर बहू की तो पहली रसोई है, उसे तो उठकर अपनी पहली रसोई की रस्म भी पूरी करनी है। अब तुम जाकर आराम कर लो। जहाँ एक तरफ नेहा के ससुराल वाले बड़े ही प्यार से नेहा का गृह प्रवेश करवाते हैं, तो वहीं पूजा के ससुराल वाले उसे सही से बात नहीं करते। गृह प्रवेश करवा दिया है, अब जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। कल पहली रसोई है तो सुबह जल्दी उठ जाना, और माँ बाप ने खाना बनाना तो सिखाया है ना। आशा, कभी बहू से प्यार से भी बात कर लो। अब पूजा बहू भी हमारे घर की मेंबर है। और माँ, इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपकी बहू को कुछ नहीं आता। शादी से पहले पूजा ने खाना बनाना सीख लिया था, है ना पूजा? तुम्हें खाना बनाना आता है ना? जी। दोनों ही दोस्त अपने अपने ससुराल में आराम करने के लिए चली जाती हैं और अगली सुबह 5 बजे उठकर रसोई में अपनी पहली रसोई की तैयारी कर रही होती हैं। बहू, मैं जानती हूँ तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, तुम्हें खाना बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं, पर मुझे खाना बनाना आता है। जानती हूँ बहू, पर हमारे घर का रिवाज थोड़ा अलग है। तुम्हारे पापा जी को सुबह 6 बजे ही खाना चाहिए होता है, और तुम सुबह के 5 बजे ही उठी हो। अब जल्दी से सिलबट्टे पर मसाला पीस लो, उन्हें रेडीमेड मसाले सब्जी में डाले हुए पसंद नहीं है। शीला के कहने पर नेहा सिलबट्टे पर खड़े मसाले पीसती है, तो वहीं पूजा भी अपने ससुराल में सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने की कोशिश करती है, पर जल्दबाजी में उसकी कुछ रोटियां जल जाती हैं, और जब वो अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देती है तो जली रोटियां देखकर उसका ससुर उससे कहता है, बहू, लगता है शादी से पहले तुमने खाना बनाना दिल से नहीं सीखा। तुम्हारी सास ने आज तक मुझे जली रोटी नहीं दी, और तुम मुझे जली रोटियां दे रही हो। पापा जी, बस 2 ही रोटी बची थी, और वो दोनों थोड़ी बहुत जली हैं। इतनी जली रोटी तो चल सकती है ना? पूजा, तुम पापा से जुबान चलाने की कोशिश कर रही हो? जब पापा ने कह दिया कि उन्हें जली रोटी नहीं चाहिए, तो क्या तुम दोबारा रोटी नहीं बना सकती? शादी होते ही दिवाकर का ऐसे बर्ताव देख पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से रोटी बनाने के लिए जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जब नेहा अपने परिवार को खाने के लिए देती है तो विनोद नेहा से कहता है, लगता है बहू, तुम मायके में 7 बजे तक उठती थी, तभी तो 6 बजे तक तुम्हारा खाना तैयार नहीं हो पाया। वो पापा जी, मैं सुबह जल्दी ही उठी थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि यहाँ सबको 6 बजे नाश्ता करने की आदत है। पर कल से मैं और जल्दी उठूंगी। अच्छी बात है नेहा, जितनी जल्दी इस घर के तौर तरीके सीख लोगी तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। पहली रसोई में दोनों ही दोस्त की तारीफ और नेक के बदले ताने सुनने को मिल जाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों की सास तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती है, तो वहीं घर की सारी जिम्मेदारी पूजा और नेहा के कंधों पर आ जाती है। पूजा बहू, जरा रसोई में आना। जी पापा जी, बोलिए, क्या हुआ आपको? कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो कुछ नहीं बेटा, पर ये क्या, रसोई में गंदे बर्तन अभी तक रखे हैं। तुम्हारे घर वालों ने बताया नहीं क्या कि ऐसे बिना रसोई साफ किए सोना नहीं चाहिए? पहले रसोई साफ कर लो, उसके बाद सोने के लिए जाना। अपने ससुर की यह बात सुनकर पूजा उसी वक्त बर्तन धोने लगती है और रसोई की सफाई करते हुए उसे रात के 1 बज जाते हैं और वो 1 बजे सोने के लिए जाती है। जहां एक तरफ पूजा लव मैरिज करके भी पछता रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरेंज मैरिज करके नेहा भी कुछ खास खुश नहीं थी। बहू, रात में सोने से पहले तुम्हारी सास मुझे काढ़ा बनाकर देती थी। दरअसल मुझे खांसी हो रही है, इसलिए तुम भी सोने से पहले मेरे लिए काढ़ा बना दो। पर पापा जी, अब तो आपकी खांसी भी ठीक है और आप दवाई लेकर आए थे, फिर रात के 1 बजे काढ़ा? क्यों बहू, कहीं लिखा है क्या कि रात के 1 बजे काढ़ा नहीं पिया जा सकता? विनोद की यह बात सुनकर नेहा चुपचाप रसोई में काढ़ा बनाने के लिए चली जाती है और अपने ससुर को काढ़ा देकर सोने के लिए जाती है। रात में लेट सोने की वजह से दोनों ही दोस्त की सुबह 4 बजे आंखें नहीं खुल पाती, पर फिर भी वो लोग नींद में रसोई में खाना बनाने के लिए जाते हैं और 6 बज जाते हैं। अरे बहू, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? लगता है तुम अपनी सास के बिना कुछ नहीं कर सकती। नहीं पापा जी, खाना तैयार है, मैं बस लगाती हूँ। और दिवाकर, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, ऑफिस की छुट्टी ले लो और मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना। पूजा, तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया है? थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो। तुम पापा के सामने ही ऐसी बातें कर रही हो, और तुम्हारी तबीयत के लिए मैं ऑफिस की छुट्टी नहीं ले सकता। औरतें तो हमेशा ही बीमार रहती हैं। घर में काम करो, तबीयत ठीक हो जाएगी। पूरे दिन आराम करती हो, इसलिए तबीयत खराब है। दिवाकर की बात सुनकर पूजा की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से रोती हुई चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर नेहा, जिसे ट्यूशन पढ़ाने का शौक था, वो अपने ससुर से कहती है,
पापा जी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। स्कूल सिर्फ 5 घंटे का होता है। मैंने सुबह का नाश्ता बना दिया है और दोपहर को तो मैं घर ही आ जाऊंगी। लंच भी बना दूंगी और डिनर भी रेडी कर लूंगी। घर का सारा काम समय से पहले खत्म कर लूंगी। क्या अब मैं बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए जा सकती हूँ? वैसे भी शादी को 2 महीने हो चुके हैं। हाँ बहू, तुमने बताया तो था, पर तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें शादी के बाद नौकरी ही करनी है। अगर हमें पहले पता होता तो हम कोई घरेलू बहू ढूंढते। तुम जैसी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाते। एक बार खुद को देखो और मेरे बेटे को देखो, कोई मैच नहीं है। और नौकरी छोड़कर घर संभालो, और कल को जब तुम्हारे बच्चे हो जाए तो उन्हें पढ़ा लेना और अपना शौक पूरा कर लेना। अशोक, तुम तो कुछ बोलो। तुमने तो कहा था कि तुम पापा से बात करोगे। घर के गार्जियन है पापा, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। और सही तो कह रहे हैं पापा, अब ज्यादा सोचो मत। अशोक की ऐसी बातें सुनकर नेहा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और नेहा की और पूजा की जिंदगी बद से बदतर होने लगती है। वो सुबह 4 बजे उठकर घर का काम करना शुरू करती और रात के 12 बजे तक घर के कामों में लगी रह जाती। उनके पति भी उनकी जरा भी काम में मदद नहीं करवाते। कुछ दिनों में दोनों की सास आ जाती है और वो दोनों अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, मेरी जब से शादी हुई है मैं अपने मायके नहीं गई। मैं कल अपने मायके जा रही हूँ। बेटा, इस घर के फैसला तुम्हारे ससुर जी ही लेते हैं। बिना उनकी इजाजत के तुम कहीं नहीं जा सकती। और कल तुम्हारी ननंद भी आ रही है। माँ जी, आपने कैसी अपनी जिंदगी के 30 साल इस घर में गुजार दिए। अब मेरा यहाँ दम घुटता है। मुझे प्लीज 2 दिन के लिए अपने मायके जाने दीजिए। बाहो, तुमने मेरे बेटे से शादी मेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से की थी, इसीलिए इजाजत भी तुम अपने पति से लो। ससुराल की जिम्मेदारी अब दोनों ही दोस्त से संभाली नहीं जाती। अगले दिन नेहा की नंद आती है और वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है और सारी बात बताती है। मुझे यहाँ बाहर नहीं रहना। उस घर में उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे बहू कम नौकरानी ज्यादा समझती है। ऐसा नहीं बोलते बेटा। शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारी सबको उठानी होती है। और तूने जो भी सपने देखे थे भूल जा। अब तेरा ससुराल ही तेरा सपना है। माँ, आप ऐसे बोलोगे? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाभी, आप पर भी तो वही बीत रही है ना जो मुझ पर बीत रही है। नेहा की नंद रोती हुई नेहा के साथ उसके कमरे में जाती है, जहां नेहा बहुत दिनों बाद अपने दोस्त पूजा को फोन करती है। और फोन करने पर उसे पता चलता है कि उसकी हालत भी उसकी नंद और उसकी तरह है। और उस दिन उन दोनों को समझ आता है कि लड़कियों की जिंदगी शादी के बाद एक जैसी होती है, चाहे वो लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में शादी के बाद भी कोई बदलाव आते हैं, या बहू सिर्फ बहू होती है, चाहे वो लव मैरिज करके आए या अरेंज मैरिज करके?